इंटेलेक्चुअल लोगों पर थेरेपी काम क्यों नहीं करती? क्यों इंटेलेक्चुअल लोग थेरेपी ले ही नहीं पाते? या तो थेरेपी के लिए मोटिवेटेड नहीं होते, या उन्हें थेरेपी बेकार लगती है, या अगर थेरेपी ले भी लें तो भी वो लंबा थेरेपी कंटिन्यू कर ही नहीं पाते। ऐसा क्यों? ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है जो बहुत से लोगों के मन में आता है। इनफैक्ट बहुत से लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मतलब बुद्धिजीवी हैं, उन्हें भी कई बार ये सवाल परेशान करता है कि एक तरफ तो लगता है कि नहीं, उन्हें मेंटल हेल्थ में कोई हेल्प की ज़रूरत है, पर दूसरी तरफ साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए वो काफ़ी हिचकिचाते हैं, दूरी अपनाते हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से। और ना ही केवल साइकोलॉजिस्ट से दूरी अपनाते हैं जिनका काम काउंसलिंग या थेरेपी का है, जबकि वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टरों से भी दूरी बना लेते हैं और कोशिश करते हैं कि खुद ही अपना इलाज कर लें, खुद ही अपने को ठीक कर लें। तो इंटेलेक्चुअल लोगों में अक्सर ये क्वालिटी पाई जाती है, या ये कहें कि एक तरह का बिहेवियर देखा जाता है कि वो अक्सर मेंटल हेल्थ के बारे में कोई हेल्प लेने के लिए किसी को अप्रोच करने में काफ़ी हिचकते हैं और इस वजह से अपने इलाज में बहुत देरी कर सकते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? इसके कुछ एक दो कारणों पर थोड़ा जोर डालूंगा इस वीडियो में और बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और इसे दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। क्योंकि बहुत से इंटेलेक्चुअल्स सफ़र कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो प्रोफेशनल्स के साथ कांटेक्ट बना नहीं पाते। अब इंटेलेक्चुअल होता कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जो कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, फिलॉसफी, साइंस, रिलीजन, इन सब अलग अलग विषयों में काफ़ी गहरी पकड़ रखता है, काफ़ी सारे आइडियाज और विचार रखता है, काफ़ी लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग अपनाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी क्रिटिकली एग्जामिन करना जानता है अपने आसपास के दुनिया के अलग अलग टॉपिक्स और इश्यूज को। ये ऐसे लोग होते हैं जो हल्की फुल्की एक्सप्लेनेशंस से संतुष्ट नहीं होते। इन्हें किसी चीज़ को, विषय को, टॉपिक या कोई भी इनके आसपास जो भी चल रहा है या जिस चीज़ में ये इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें इनको एक गहरी पकड़ बनाने के लिए गहराई से विचार करना होता है। ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाकर किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, अलग अलग आइडियाज़ को टेस्ट करते हैं, फिलोसोफाइज करते हैं, थ्योरीज और कई सारे कॉन्सेप्ट्स को टटोलते हैं, उनको जाके पढ़ते हैं, उनके बारे में वीडियोस देखते हैं और काफ़ी गहराई से कोई जानकारी लेकर अपने को इंटेलेक्चुअली ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। या तो ये किसी एक दो टॉपिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या फिर इनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो वेरी करते रहते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग टाइम पर डिटेल में कोई ना कोई जानकारी लेते रहते हैं। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो रिलीजन हो, या चाहे उनकी अपनी कोई प्रोफेशनल एरिया का कोई विषय हो। इकोनॉमिक्स हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, फाइनेंस, अकाउंटिंग हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, मेडिकल प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, इसमें टीचर्स हो सकते हैं। कई सारे लोग जो कि अपने एरिया में भी काफ़ी गहराई में जाकर रिसर्च करते हैं। इनमें से बहुत से लोग रिसर्च एरिया में भी इन्वॉल्व होते हैं और तब जाकर कोई निष्कर्ष, कोई कंक्लूजन निकालते हैं और फिर उन चीज़ों में जाके बिलीव करते हैं। इनको कोई बिलीफ दिया नहीं जा सकता। इनको ऐसा नहीं कि चार लोग मानते हैं इसलिए यकीन कर लेंगे। ये उसके बारे में अपना दिमाग लगाएंगे, अपना एनालिसिस और अपनी एक क्रिटिकल थिंकिंग लगाएंगे और तब जाकर कोई एक बिलीफ या आइडिया अपने अंदर अपना पाएंगे। अक्सर इनके साथ कोई चर्चा करो, डिस्कशन करो, तो ये काफ़ी लंबी लंबी डिस्कशन कर सकते हैं, पुराने इतिहास की जानकारी देंगे, अलग अलग डायरेक्शंस, अलग अलग पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। इनके साथ बात करके हमेशा लगेगा कि ये कोई फ्रेश पर्सपेक्टिव और फ्रेश नॉलेज के साथ हमेशा आते हैं। और ये आपसे बात करेंगे तो आपकी नॉलेज को चैलेंज कर देंगे, आपकी बात से डिसएग्री करेंगे, हमेशा अपना पॉइंट देना चाहेंगे कि नहीं, मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे सोचता हूँ या ऐसे सोचती हूँ। तो इस तरीके से एक इंटेलेक्चुअल सोचता है जहां वो अलग अलग विषयों पर काफ़ी गहरी पकड़ और गहरी समझ रखता है। अब जहां तक बात है आसपास की दुनिया की नॉलेज चाहिए, वहां तक तो मामला ठीक है। पर मेंटल हेल्थ इश्यूज तो इंटेलेक्चुअल्स को भी हो सकते हैं। इमोशंस, ब्रेन, इनका भी काम करता है। इनमें भी वो सारी भावनाएं होती हैं। इनको भी लाइफ में किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, किसी तरह की परेशानियां आती हैं, रिलेशनशिप इश्यूज, करियर इश्यूज, ये सब तरह के डिलेमास होते हैं। तो ऐसे में ये भी लाइफ में कहीं ना कहीं अटका हुआ महसूस करते हैं। कई बार लगेगा कि कुछ समस्याएं वो सुलझा नहीं पा रहे। तो ऐसी समस्याओं से जूझते हुए ये यहां पर भी अपना इंटेलेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इनकी जो ओरिएंटेशन होगी, इनकी जो टेंडेंसी होगी, वो ये होगी कि हम पहले खुद ही सॉल्व करें, खुद ही उसे समझने की कोशिश करें, और जब खुद एक कंक्लूजन निकालेंगे तो हम खुद ही इस समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। इसलिए ये अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या अपने जीवन में कोई नजरिया अपनाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते। ये खुद ही कर सकते हैं सारी चीजें। मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल पर ये काफी सारी चीजों के समाधान खुद ही ढूंढ लेते हैं क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी करते हैं। इस वजह से ये अक्सर कोई ना कोई पर्सपेक्टिव हर इशू पर डेवलप कर लेते हैं, और वहीं ये जब मेंटल हेल्थ पर भी विचार करना शुरू करते हैं तो वहां पर भी इनके पास कोई ना कोई पर्सपेक्टिव आ जाता है।
तो अक्सर जब ये अपनी मेंटल हेल्थ को भी एनालाइज करने चलते हैं तो वहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि उसे भी ये एक इंटेलेक्चुअल एरिया की तरह, इंटेलेक्चुअल विषय टॉपिक की तरह ही समझना शुरू करते हैं कि अच्छा मेरा माइंड ऐसे काम करता है, मेरी थिंकिंग ऐसे होती है, लॉजिकल और इलॉजिकल थिंकिंग के बीच के फ़र्क समझेंगे, क्या रैशनल होता है, क्या इरैशनल, क्या प्रैक्टिकल है और क्या थ्योरेटिकल, इसके बीच फ़र्क करेंगे, मेरे थॉट्स मेरे इमोशंस को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मेरा कौन सा बिहेवियर किस वजह से डेवलप हुआ, कौन सी कंडीशनिंग है, पास्ट में क्या हुआ जिस वजह से आज मैं ऐसा बिलीव करता हूँ या करती हूँ, या ऐसे मेरी फीलिंग्स हैं, कौन सा सॉल्यूशन इस पर एप्लीकेबल होगा, दिन में मुझे किस तरीके की सेटिंग करनी होगी, क्या एडजस्टमेंट बनानी होगी, रूटीन में क्या चेंजेस चाहिए होंगे, नींद को और बाकी सब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, ये सब चीज़ें समझना सोचना जान लेते हैं। और अगर ये कुछ गूगल पे या एआई के थ्रू कुछ पढ़ना सुनना शुरू भी करेंगे तो ये बहुत जल्दी उसे ग्रैस्प कर लेंगे, क्योंकि इनको कॉन्सेप्ट्स और इनको आइडियाज़ को समझना बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आता है। पर इससे एक धोखा हो जाता है कि हम जान गए, हमारे पास नॉलेज आ गई, हमने सोच लिया, समझ लिया, कॉन्सेप्ट्स आइडियाज से फेमिलियरिटी ले ली, मतलब उन कॉन्सेप्ट्स की एक अंडरस्टैंडिंग ले ली। भाई किताबी तौर पर तो चीज़ें समझ आ ही जाती हैं, कोई भी किताब उठा के पढ़ेगा कोई तो चीज़ें तो समझ आ ही सकती हैं। तो ये पढ़ लेना, उसे समझ लेना, उसे अपनी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं, और इस वजह से ये इंटेलेक्चुअल नॉलेज ही उनके मेंटल हेल्थ को बेहतर करने में सबसे पहला और सबसे बड़ा बैरियर बनता है। क्योंकि मेंटल हेल्थ का जो पूरा एरिया है उसमें कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, फिलॉसफी, प्रिंसिपल्स, ये सब चीजें तो हैं। आफ्टर ऑल वो तो दुनिया के हर विषय पर रहेगा, वो तो चाहे आप अध्यात्म में जाओ, धर्म की तरफ जाओ, या आप एक अणु के लेवल पर चले जाओ, केमिस्ट्री फिजिक्स में चले जाओ, हर जगह आपको एक आइडिया, कॉन्सेप्ट, एनालिसिस तो मिलेगा ही मिलेगा। वहां हर चीज को लॉजिक से तो अप्रोच करना ही पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए ताकि सही और गलत के बीच फर्क कर पाए। पर कुछ चीजों में बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट यूज करने से हम उसकी एसेंस को गंवा देते हैं। मेंटल हेल्थ की एसेंस क्या है कि आप अपने अंदर जो बदलाव लाते हो उसके लिए आप अपने ब्रेन की कंडीशनिंग को चेंज कर पाओ, अपने पुराने जो थॉट पैटर्न्स हैं उनको ब्रेक कर पाओ, अपने इमोशंस की जो रिएक्टिविटी है उसको आप दूर कर पाओ। सिर्फ ये समझ लेना कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूं, कैसे मेरी इमोशंस बढ़ जाती हैं, कम हो जाती हैं, इतना काफी नहीं होता। उन्हें कम करने के लिए, मतलब रिएक्टिविटी और इमोशनल इश्यूज को कम करने के लिए आपको साइकोलॉजिकल टेक्निक्स पर काम करना पड़ता है। थोड़ा बहुत ये इंटेलेक्चुअल्स काम कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं है ये काम नहीं करते, पर इनका इंटेलेक्ट हर स्टेप पर आड़े आता है। हर स्टेप पर ये ज्यादा होशियार बनने की कोशिश में, ज्यादा इंटेलेक्चुअलाइज करने की कोशिश में, ये एक्चुअल एप्लीकेशन जो है टेक्निक्स की उससे बहुत दूर हो जाते हैं। हर चीज में ये उसको अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने से ये एक ऐसी कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं, वो कंक्लूजन जो कि इंटेलेक्चुअल नेचर की होती है पर रियल में उनके अंदर कोई बदलाव नहीं लाई होती। अच्छा ये होता है कि हमारे अंदर बदलाव आए और हम उसको देखें, समझें, जाने कि हाँ, हमने परखा कि कोई टेक्निक का हम पर असर क्या आया, हमने एक्चुअल में जांचा, हमने उसे एक्सपीरियंस किया। पर ये एक्सपीरियंस नहीं, ये उसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, एनालाइज करते हैं, बारीकी से उसके कॉज इफेक्ट रिलेशंस को स्टडी करते हैं, और इस तरीके के एनालिटिकल एफर्ट को ही वो एक्चुअल का साइकोलॉजिकल एफर्ट मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि हमने मेंटल हेल्थ पर काम कर लिया। और इस तरह ये जो इंटेलेक्चुअल होना है ये एक तरह की सेल्फ डिसेप्टिव स्ट्रेटेजी बन जाता है। मतलब वो खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद को किसी तरह से एहसास दे रहे हैं, या ये एक इल्यूजन दे रहे हैं कि हमने अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर लिया, जबकि एक्चुअल में उन्होंने सिर्फ विचार किया होता है। उन्होंने एक स्टूडेंट की तरह केवल सोचा होता है। वो मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं तो वो एक तरह की स्टूडेंट एक्टिविटी है। मतलब जैसे कि कोई एक छात्र, एक स्टूडेंट एक स्कूल में, कॉलेज में पढ़ता है, उसको भी पता नहीं है कि ये चीजें कैसे काम करती हैं, कितनी काम करती हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या उतार चढ़ाव आते हैं, कैसे हैंडल करना है। एक मेडिकल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में बैठ के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहा है, पर जब वो फील्ड में उतरेगा, जब वो एक्चुअल में पेशेंट्स देखेगा, तब उसकी नॉलेज की परीक्षा होगी, टेस्टिंग होगी। तो पेशेंट क्या कर रहा है, वो सोच रहा है, विचार कर रहा है, छोटे मोटे ट्रायल ले लेता है, और वो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, जो कि एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, उसी को समझ लेता है कि मैंने अपना एक साइकोलॉजिकल एफर्ट ले लिया, मतलब अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए सब कुछ कर लिया, पर कुछ काम नहीं करा, मतलब मेरे पर कुछ भी ये थेरेपी वेरेपी काम नहीं करती, और इस वजह से वो थेरेपी को छोड़ देते हैं और थेरेपी पर उनका भरोसा टूट जाता है। लगता है कि अरे क्या थेरेपी वेरेपी है, फालतू के थेरेपिस्ट बैठे हुए हैं, कुछ आता नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं, क्या बड़ी बात हो गई, क्या इसके लिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है, काम करती हैं नहीं करती हैं, मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेना, मेरे तो सॉल्यूशंस कहीं और निकलेंगे, मुझे कोई और एनालिसिस चाहिए, कोई और थ्योरी चाहिए। कुछ ना कुछ उनके दिमाग में खिचड़ी पकती रहती है, जिस वजह से वो जो एक्चुअल टेक्निक्स हैं जो उनके ऊपर काम कर सकती हैं उससे वो दूर हो जाते हैं। हालांकि क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल है इसलिए उनका साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ में इंटरेस्ट बना रहता है।
कहीं ना कहीं कुछ रहस्य खोजने हैं, कहीं ना कहीं कुछ जानना है, कुछ समझना है। और कुछ पेशेंट्स के लाइफ में अगर ज्यादा क्राइसिस आ जाए तो उनके लिए मेंटल हेल्थ पर काम करना एक लाइफ टाइम एफर्ट बन जाता है। लगता है कि ये एक जीवन की एक अलग यात्रा है जो अब इन्हें करनी पड़ेगी, जिसमें थोड़ा मेंटल हेल्थ और थोड़ा वो स्पिरिचुअलिटी की साइड चले जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इन सब चीजों का एक कॉम्बिनेशन बनाकर किसी तरह से इन सब एरियाज पर बराबर काम करके वो अपने को ज्यादा नॉलेजेबल तो बनाते रहते हैं, पर इस बीच मेंटल हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज दब जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं, उन पर ज्यादा इफेक्टिव काम कर नहीं पाते वो। स्पिरिचुअलिटी के बारे में चार चीजें सोच लेना, अध्यात्म के बारे में बड़ा आसान है, उसकी रियल लाइफ में थोड़ी बहुत टेस्टिंग भी हो जाती है। तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पर जब सोचने का एक आदमी को आदत हो जाती है तो धीरे धीरे इस आदत को बढ़ावा मिलता है। तो जो एक इंटेलेक्चुअल है, जब वो अलग अलग लाइफ के एरियाज पर जब इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता रहता है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ता समझता रहता है, तो ऐसे ही उसका ये जो बिहेवियर है ये एंकरेज हो जाता है, जिसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि उसमें एक रीइंफोर्समेंट मिलता रहता है। और क्योंकि ये बिहेवियर उसका रीइंफोर्स्ड होता है, इसलिए जब वो मेंटल हेल्थ एरिया में भी आते हैं तो उन्हें लगता है कि यही तो वहां भी करना है, यही सब तो उसमें भी करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे को अंडरस्टैंडिंग लगा के कंक्लूजन निकाल के काम करना पड़ेगा, पर वो कंक्लूजन निकाल के छोड़ देते हैं, रुक जाते हैं। और इसी वजह से उन पर बहुत बड़ा एक मेंटल हेल्थ में एक इफेक्ट नहीं आ पाता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ चीजों को समझाए जाना है, जबकि असल में जो अमल में लाने वाले जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उन पर सही तरीके से वास्तविक रूप से काम किया ही नहीं होता। इसलिए एक इंटेलेक्चुअल एक डिसेप्टिव दुनिया में जीता है। उसको लगता है कि वो बहुत कुछ जानता है, जबकि वो जानता नहीं है, क्योंकि जानने के लिए उसे एक्सपीरियंस करना है। वो एक्सपीरियंस ना करके सिर्फ मेंटली उस चीजों को अंडरस्टैंड करता है, लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग लगाकर एक कंक्लूजन निकालकर अपने को संतुष्ट कर लेता है। अब इसमें एक और बड़ा बैरियर आता है, साइकोलॉजिस्ट के पास ये पेशेंट क्यों नहीं जाता? क्योंकि ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट इसे इंटेलेक्चुअल नहीं दिखाई देते। इसे लगता है वही एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, वही एक ही घिसी पिटी बातें करे जा रहे हैं, वही चार बातें जो मैंने गूगल पे पढ़ ली, एआई से पढ़ ली, वही सब ये बताएंगे। वहां मैं गया, वहां मैंने सेशन किया, या मैं गई वहां पर सेशन किया, वही बातें बता दी जो मेरे को पहले से पता थी। ये तो सब मैंने गूगल पे पहले ही पढ़ रखा है। जबकि ये क्या करते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट के साथ थोड़ा आर्ग्यू भी करते हैं, बहस करते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें आ जाता है ये तो चीज मैं ऑलरेडी जानता हूँ, ये तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ये चीजें तो मैं ऑलरेडी समझता हूँ, देखो ऐसे ऐसे काम करती है, तुम क्या बता रहे हो, मुझे पहले ही पता है। तो इनके अंदर एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी रहती है हमेशा, क्योंकि अक्सर ये जब आसपास दुनिया में लोगों से मिलते हैं तो इन्हें लगता है ये लोग तो इंटेलेक्चुअल है नहीं। गिनती के लोग सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल होते हैं, ज्यादातर जो एवरेज लोग होते हैं वो इंटेलेक्चुअल नहीं होते, वो बस बिलीवर होते हैं। उनको कोई आइडिया ओपिनियन दे दिया जाए वो मान लेते हैं, और वो किसी तरह से एक आइडियोलॉजी या एक ओपिनियन को होल्ड करके अपना जीवन बिता देते हैं। पर इंटेलेक्चुअल्स थोड़े से होते हैं। कितने होते हैं? 5%, 10%, इसका कोई हिसाब किताब है नहीं, बट थोड़े से ही होते हैं। इसीलिए अक्सर इंटेलेक्चुअल्स अपने को सोसाइटी में मिसफिट की तरह देखते हैं। उनको लगता है हम यहाँ फिट नहीं होते, लोग हमारे थिंकिंग के साथ तालमेल नहीं बना पाते। तो साइकोलॉजिस्ट पर भी उनको डाउट रहेगा कि ये क्या समझेगा मेरी बातें, इनसे ज्यादा तो मैं ही जानता हूँ, इसने तो डिग्री ले रखी है, तो डिग्री लेकर कौन सा 30 मार्क हो गया, तेरे ज्यादा तो मैं जानता हूँ, मैंने किताबें पढ़ी हैं। और कई बार क्या होता है कि साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करके कुछ कॉन्सेप्ट पे थोड़ा बहुत आर्ग्यू करके, हो सकता है साइकोलॉजिस्ट को पता ना हो या सच में उसकी इतनी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो लगता है कि हाँ तुम्हें ही ज्यादा आता है, तुम्हें ही ज्यादा पता है, साइकोलॉजिस्ट थोड़ा इंफीरियर दिखाई पड़ता है। चाहे वो है या नहीं, बात वो नहीं है, पर वो दिखाई पड़ जाता है। तो इस वजह से ये पेशेंट सोचता है कि साइकोलॉजिस्ट को तो कुछ पता है नहीं, तो इसलिए क्या जाना, इसलिए बैठो आराम से, खुद ही जान लो, खुद ही इधर उधर की जानकारी लो, इधर उधर से अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ और खुद ही को ठीक कर लो। हाँ, ये बात भी सही है कि साइकोलॉजी फील्ड में इंटेलेक्चुअल्स कम है इंडिया में, पर साइकोलॉजी की समझ रखने वाले बहुत ज्यादा हैं। साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजी कम्युनिटी है, खासकर मेंटल डिसऑर्डर की बात करें तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बहुत कुछ जानते हैं। आपको आइडिया भी नहीं है कि उनके पास कितनी नॉलेज है, पर वो नॉलेज जब लोगों तक ट्रांसलेट करनी होती है, मतलब इंग्लिश से हिंदी वाली ट्रांसलेशन नहीं, कि उसको लोगों तक पहुंचाना होता है, तो वहां बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं। आपको जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से एक एवरेज लेवल पर कोई बात कहनी होती है। आपको नहीं पता कि सामने वाला जो इंसान है वो कितने इंटेलेक्चुअल इनपुट या अंडरस्टैंडिंग रखता है या वो दे सकता है अपने थेरेपी में। तो इस वजह से साइकोलॉजिस्ट अक्सर एक बायस के थ्रू काम करने लगते हैं, जहां वो हर इंसान को एक ही स्तर पर देखते हैं, जिस वजह से अक्सर वो कई इंटेलेक्चुअल्स को अपील नहीं कर पाते। जबकि उनको साइकोलॉजिकल टेक्निक्स पर काम कैसे करना है, कैसे खुद को ठीक करना है, इसका एक्सपीरियंस भी होता है, समझ भी होती है, रिसर्च भी जानते हैं और उन्होंने खुद पर भी अप्लाई किया होता है। तो जहां तक बात आती है कि क्या ये टेक्निक्स वैलिड हैं, काम करती हैं, इसके बारे में साइकोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंट होते हैं, पर हर तरह के क्लाइंट को साइकोलॉजिस्ट अक्सर अप्रोच नहीं कर पाते, उनको अपील नहीं कर पाते। तो इंटेलेक्चुअल के लिए जरूरी है कि वो अपने टाइप के साइकोलॉजिस्ट को ढूंढे, और ये अक्सर सभी जगह पाया जाता है। हर तरह के साइकोलॉजिस्ट और हर तरह के पेशेंट के बीच एक थेरेपी और डॉक्टर वाली एक रिलेशनशिप बन जाए, ऐसा नहीं हो पाता। अक्सर डॉक्टर्स एक टाइप के पेशेंट की ज्यादा अच्छी थेरेपी कर पाते हैं, और
अक्सर जो अलग अलग टाइप के पेशेंट होते हैं, एक प्रकार का पेशेंट एक प्रकार के थेरेपिस्ट से ही ज्यादा अच्छी थेरेपी ले पाता है। तो इंटेलेक्चुअल्स का भी अपना एक टाइप है जिस टाइप के डॉक्टर को वो ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे या उससे थेरेपी ले पाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं डॉक्टर और थेरेपिस्ट इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। पर दो इंटेलेक्चुअल लोग बैठ जाएंगे तो बहस करते रहेंगे। तो यहां साइकोलॉजिस्ट की स्किल्स आ जाती हैं कि वो कितना अपने पेशेंट को उसके इंटेलेक्चुअल डिसेप्शन से बाहर निकाल पाए, ताकि पेशेंट अपनी सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी से बाहर आए और अपनी ओवर इंटेलेक्चुअलाइजेशन से बाहर आए। और ये एक इंटेलेक्चुअल थेरेपिस्ट का काम होगा। हालांकि कई बार थेरेपी में बहुत इंटेलेक्चुअल एफर्ट देना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि थेरेपिस्ट के अपने कंसर्न्स होते हैं, अपना एक प्रोसेस होता है। तो अगर पेशेंट उस थेरेपी के प्रोसेस को नहीं समझेगा तो वो किसी भी टाइप के सेशन को या थेरेपी को या थेरेपिस्ट को गलत अंडरस्टैंड करेगा और वो थेरेपी छोड़ देगा। इसलिए यहां थोड़ा सा काम पेशेंट को भी करना होता है कि वो थेरेपी प्रोसेस को समझे, और थोड़ा सा काम यहां पर एक इंटेलेक्चुअल या एक थेरेपिस्ट का भी होता है जो वो इंटेलेक्चुअल पेशेंट के हिसाब से अपने तरीके को मॉडिफाई करे। और सबसे पहली जरूरत होती है कि यहां इंटेलेक्चुअलाइजेशन के डिफेंस मैकेनिज्म को एक्नॉलेज किया जाए। इंटेलेक्चुअलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? इंटेलेक्चुअलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब है जहां हम अपनी इंटेलेक्ट को अपने कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशंस को दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब ओवर एनालाइज करते हैं। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या लाइफ में आने वाला कोई भी स्ट्रेस हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस पैदा करता है। फ्रस्ट्रेशन आएगी, एंगर आएगा, एंग्जाइटी आएगी, डिप्रेस फीलिंग आएंगी, या किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होगा जहां समझ नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं, या खुद की सेल्फ मैनेजमेंट में मुश्किलें आएंगी, या किसी तरह का एडिक्शन होगा। तो ये किसी भी टाइप का जो कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम एक पेशेंट फेस कर रहा है, वो अक्सर इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय, इनके अंदर एक हेल्दी अप्रोच अपनाने की बजाय कोई ना कोई एक इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन देकर खुद को समझा देगा और जैसे तैसे समझा के उस प्रॉब्लम के रियल सॉल्यूशन से खुद को दूर कर लेगा। तो ये इंटेलेक्चुअलाइजेशन जो होती है ये पेशेंट्स अक्सर इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हर तरह के पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इंटेलेक्चुअल पेशेंट्स कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करते हैं इसे। जैसे डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, सप्रेशन होता है, रिप्रेशन होता है, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन होता है, रैशनलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन। ये कई तरह के डिफेंस मैकेनिज्म हैं जिससे हम रियल प्रॉब्लम को एड्रेस करने की बजाय उससे बचते हैं, उससे भागते हैं। और ज्यादातर ये साइकोलॉजिकल इश्यूज आते ही इसलिए हैं, बने ही इसलिए रहते हैं क्योंकि हम अपने डिफेंस मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बच रहे हैं सॉल्यूशन से, हम रियलिटी को फेस करने से दूर भाग रहे हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट को, प्रॉब्लम को, उससे आने वाले स्ट्रेस, एंग्जाइटी को सामना करने से बच रहे हैं, भाग रहे हैं। इसलिए डिफेंसिव अप्रोच अपनाए हुए हैं और इसीलिए हम ठीक नहीं हो पा रहे। पेशेंट्स का इलाज इसी वजह से नहीं हो पा रहा। ये एक तरह की थिंकिंग है साइकोलॉजिस्ट में, और इस तरह की चीज बहुत से पेशेंट्स में बहुत क्लियरली देखी जाती है। मतलब पेशेंट्स डिफेंसेस यूज करते हैं और इंटेलेक्चुअल लोग इंटेलेक्चुअलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म ज्यादा यूज करते हैं। और इसी से जुड़ा होता है डिनाइल। कई बार लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे कोई स्ट्रेस ही नहीं है, मेरी जो एडिक्शन की प्रॉब्लम है वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उसको लेकर कोई लॉजिक लगाएंगे कि मेरे को माइंड को ठीक रखने के लिए, अलर्ट रखने के लिए ये वाला केमिकल चाहिए होता है, मैरिजुआना चाहिए या अल्कोहल या कुछ चाहिए मुझे। फिर वो उसके पीछे की केमिस्ट्री और साइंस को पढ़ेंगे, जानेंगे कि देखो किस तरह से ब्रेन पावर को बढ़ाता है, इफेक्ट लाता है, कैसे अल्कोहल और दूसरे ड्रग्स के मुकाबले ज़्यादा बेटर होता है, कैसे इसके फायदे आते हैं, रिक्रिएशनल बेनिफिट्स होती हैं, रिसर्च ये बताता है, वो बताता है। तो बड़े सारा ऐसा इंटेलेक्चुअल अपने आइडियाज बना लेंगे और अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करेंगे। तो ये होता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म। इस चीज को एक्नॉलेज करके इसे दूर करना पड़ता है थेरेपी में। अगर ये एड्रेस नहीं होगा, अगर इस पर बात नहीं होगी, अगर इसकी जागरूकता पेशेंट अपने अंदर नहीं लाएगा तो इसको दूर करने के प्रयास नहीं ले पाएगा और इस वजह से वो इंटेलेक्चुअलाइज करता रह जाएगा। तो इंटेलेक्चुअलाइजेशन को समझना, जानना और उसमें उलझने से खुद को रोकना, ये पहला स्टेप हो जाता है ऐसी थेरेपी का। तो थेरेपिस्ट कैसा हो ये मैटर करता है, और थेरेपी के अंदर इंटेलेक्चुअलाइजेशन की हैबिट को खत्म किया जाए। ये दो चीजें अगर एक बार पेशेंट करना शुरू कर देगा तो वो अपने इमोशंस और अपने कॉन्फ्लिक्ट्स का ज्यादा अच्छे से सामना करेगा और ज्यादा अच्छे से खुद को हील कर पाएगा। फिर इसमें एक दूसरा पहलू आता है कि थेरेपी जो होती है वो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के हिसाब से काम करती है। मतलब कि एक बीमारी बनी क्यों, एक एडिक्शन बनी क्यों, या कोई भी जो समस्याएं आ रही हैं, एडीएचडी है, ओसीडी है, ये सब बने क्यों, इसके पीछे हमारी कुछ एक ब्रेन केमिस्ट्री, ब्रेन वायरिंग, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं। तो जब हम थेरेपी में काम करते हैं तो हमें इस तरह की ब्रेन वायरिंग को, ब्रेन केमिस्ट्री को, या हमारे ऑटोमेटिक पैटर्न्स को चेंज करना होता है। वहां पर हमारे को टेक्निक को अप्लाई करना जरूरी है, रेगुलरली अप्लाई करना जरूरी है, रिपीटिशन जरूरी है, और धीरे धीरे उसके इफेक्ट्स को महसूस करना, समझना, एक्सपीरियंस करना जरूरी है। यहां इंटेलेक्ट का कोई यूज नहीं है। यहां इंटेलेक्चुअल होकर मिल भी क्या जाएगा? क्या एनालाइज करता रहेगा पेशेंट? रोज एनालाइज कर भी ले तो क्या मिलेगा? वही सेम टू सेम कंक्लूजन, रिपीटेटिव कंक्लूजन। तो अल्टीमेटली पेशेंट किसी
समाधान को अचीव नहीं कर पाएगा, वो बस उसके बारे में विचार करता रहेगा और वो पहले ही समाधान को देखकर उसके बारे में कल्पना बना लेगा और उसे लगेगा यही तो होना है, यही तो करना है, तो क्या करना। मतलब वो डिफेंसिव होता रहेगा। इसीलिए वो टेक्निक पर भरोसा ना बनाकर समझ लेगा पर भरोसा ना रख के उसे अपनाएगा नहीं। जबकि थेरेपी की सक्सेस के लिए जरूरी है कि हमारे ब्रेन के रिपीटेटिव पैटर्न्स चेंज हो। उसके लिए हमारे को रिपीट करना पड़ेगा अपनी टेक्निक को और अपने ये जो नेगेटिव चेन या नेगेटिव साइकिल है हमारी नेगेटिविटी की, इमोशंस, थॉट्स, ऑब्सेशंस, वरीज, इन सब की, इनको तोड़ना पड़ेगा, इन पर चोट करनी पड़ेगी। तो ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन के साथ हमारे जो बॉडीली और फिजिकल, इमोशनल, मेंटल प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं, उस पर चोट करने के लिए आपको एक्चुअल में अपने मेंटल हेल्थ के सिद्धांतों पर काम करना पड़ेगा, केवल उन पर विचार नहीं करना। बॉडी इमोशंस एक अलग तरह का विज्ञान फॉलो करते हैं, उसके साथ तालमेल बनाना जरूरी है। सिर्फ उसे समझना, उस पर विचार करना जरूरी नहीं है। और यहीं पर चूक कर जाते हैं इंटेलेक्चुअल लोग कि वो बस समझते जाते हैं, एनालाइज करते हैं। एक दिन टेक्निक लगाएंगे, उसका पूरा एनालिसिस तैयार कर देंगे, ये हो गया, वो हो गया, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, फिर उससे ये आया, ठीक है। अगले दिन उनका मोटिवेशन डाउन, क्योंकि उनको लगा अच्छा यही तो करना है, यही तो होना है, इससे क्या होगा। तो उनका इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हो जाती है, इस वजह से वो काम करना बंद कर देते हैं थेरेपी पर। क्योंकि उनके लिए क्या है, उनके लिए थेरेपी एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बन गया है। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना, डिप्रेशन, एंजाइटी से बाहर आना या ओसीडी, साइकोसिस से बाहर आना एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बना लिया है। और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस में वो थोड़े दूर तक आगे जाएंगे, उसके बाद कंक्लूजन आ जाएगी, सेटिस्फाई हो गए, क्यूरियोसिटी शांत हो गई, उसके बाद आगे बढ़ो, उसके बाद वो टेक्निक छोड़ देंगे। तो ये सारे बैरियर्स आते हैं। इसीलिए आपको अपने शरीर, दिमाग, इमोशंस के साथ कनेक्ट करना है, उनके सिद्धांतों पर काम करना है। इमोशंस हैंडल करने के लिए, इमोशनल रिएक्टिविटी को कम करने के लिए आपको क्या क्या आइडियाज, माइंडफुलनेस कैसे लगाना है, मेडिटेशन कैसे करना है, आपको अपने अंदर सेल्फ रेगुलेशन कैसे लानी है, नींद और अपनी वेकिंग लाइफ के बीच एक बैलेंस कैसे बनाना है, इसके जो बेसिक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रोसेसेस होते हैं उस पर काम करना है। विचार करने से कुछ नहीं होगा, वहां थ्योरी नहीं, वहां एप्लीकेशन चाहिए। और इंटेलेक्चुअल अक्सर इन टेक्निक्स के एप्लीकेशन से बचता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक स्टिग्मा भी होता है कि एप्लीकेशन करने लगूंगा तो वो अपने को वीक फील करते हैं। उन्हें लगता है मैं भी दूसरे जैसा हूं, अरे दूसरे लोग तो इधर उधर की टेक्निक लगा रहे हैं, ये तो मानसिक रूप से कमजोर हैं, मैं इंटेलेक्चुअल हूं, मेरे को तो बस समझना है चीजों को। वो सोचते हैं कि समझना ही काफी है। उनको टेक्निक अप्लाई करने में बहुत मजा नहीं आता, क्योंकि वो बोरिंग प्रोसेस होता है, वो रिपीटेटिव प्रोसेस होता है। उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी, वो मजा, वो उत्तेजना, वो एक्साइटमेंट नहीं आती, या आएगी 2 दिन आएगी, उसके बाद चली जाएगी। यही वजह होती है कि थेरेपी इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए मुश्किल क्यों हो जाती है, क्योंकि उनको हर जगह वो क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, वो इंटेलेक्चुअल इनपुट देने की आदत हो जाती है। और वो दूसरों से कंपेयर करते हैं तो लगता है ये तो कमजोर लोग होते हैं, थेरेपी लेते हैं, कमजोर लोग जाते हैं थेरेपिस्ट के पास, मैं तो स्ट्रांग हूं क्योंकि मैं इंटेलेक्चुअल हूं। तो इंटेलेक्चुअलिटी का घमंड, उसकी प्राइड उनका दुश्मन बनता है और उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होने देता। ये सारे पहलुओं को समझना जरूरी है और इस कुचक्र से, ट्रैप से बाहर आना जरूरी है। आपका इंटेलेक्ट ही आपका ट्रैप है। दिमाग को साइड में रख के शरीर को समझकर, शरीर के सिद्धांतों पर काम करके आगे बढ़ना होता है। एंजाइटी क्यों उठती है, सोशल एंजाइटी क्यों आती है, इमोशंस हावी क्यों हो जाती हैं, इसको शांत करने के लिए मुझे कैसे पेशेंस लगानी है, कैसे मुझे माइंडफुल होना है, कैसे अपनी रिएक्टिविटी को कम करके उसके कॉन्सिक्वेंसेस को जज करना है, उसको एसेस करना है, कैसे अपने कॉन्सिक्वेंसेस को री इन्फोर्स करके अपनी उस टेक्निक को लगाकर अपने अंदर चेंज लाना है, कैसे अपने थॉट पैटर्न को ब्रेक करके एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, एक बहुत ही कामनेस के साथ एक नया रवैया अपनाना है। ये सारे मेंटल हेल्थ के तरीके हैं। यहां आपको सिर्फ समझने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए इंटेलेक्चुअल होने से आपके शरीर, दिमाग का काम करने का तरीका तो नहीं बदल जाएगा ना। आपका ब्रेन कई सदियों में जाके इवॉल्व हुआ है। आपके दिमाग का, शरीर का आपस का जो पूरा तालमेल है, उसके काम करने के जो तरीके हैं, उन्हें बनने में कई शताब्दियां लग गई। तो आप एक एवोल्यूशन का प्रोडक्ट हो। तो ऐसे में आप कितना भी इंटेलेक्चुअलाइज कर दो, कितने भी इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट लगा दो, शरीर और दिमाग का काम करने का तरीका तो वही रहेगा। तो आपको अपने ब्रेन, अपने माइंड, अपने बिहेवियर के काम करने के तरीके के साथ तालमेल बनाना है, उसके साथ ढलना है, अलाइन करना है। इंटेलेक्ट आपको अपने शरीर, दिमाग से अलग करता है, डिटैच करता है। आप बस दूर से देख रहे होते हो, दूर से एनालाइज कर रहे होते हो, पर करीब जाकर उसे महसूस नहीं कर रहे होते। उन बदलावों को महसूस करना है। थॉट्स कैसे चेंज हो रही हैं और थॉट्स कैसे मेरी रियलिटी बदल रही है और कैसे मेरे इमोशंस शांत हो रहे हैं, इसे महसूस करना होता है। ये पर्सपेक्टिव का जो शिफ्ट होता है और उससे आपके बिहेवियर में आने वाले जो चेंजेस होते हैं, ये एक एहसास बदलते हैं आपका। और वो जो बदलाव आता है आपके एहसास में, फीलिंग में, आपके एक्सपीरियंस में जो चेंज आता है, वो आपकी मेंटल हेल्थ सुधारता है। मेंटल हेल्थ का जो चेंज होता है ना, वो एक एक्सपीरियंशियल चेंज होता है। अनुभव में बदलाव आता है, क्वालिटी में बदलाव आता है।
आप महसूस कैसे करते हो आसपास की दुनिया को, आपके बिहेवियर का तरीका सब बदलता है, एक एक्सपीरियंशियल लेवल पर चेंज आता है, इंटेलेक्चुअल लेवल पर नहीं। कोई थ्योरी नहीं है जो ये पढ़ ली जान ली और हो गया। कितनी थ्योरियां पढ़ लोगे, कितनी किताबें पढ़ लोगे? बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट को पढ़ना, ऐसे रीजनिंग होती है, ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ये डैनियल kahneman और इन सब लोगों को पढ़ लिया जान लिया, बहुत अच्छी बात है, समझो, पर इससे मेंटल हेल्थ नहीं बदलेगी। उस पर काम करने के लिए ना वही बेसिक से साइकोलॉजिस्ट को सुनना पड़ेगा, वही बेसिक सी टेक्निक लगानी पड़ेगी, एक आम इंसान की तरह देखना होगा, क्योंकि शरीर आम प्रिंसिपल्स पर काम करता है। कॉमन प्रिंसिपल्स, सिंपल बेसिक सिद्धांत, फंडामेंटल्स वो सेम है। कितने भी बड़े फिजिसिस्ट बन जाओ, ब्रह्मांड तो फिर भी अलग तरह से काम करता रहेगा, वो तो इंडिपेंडेंट है आपके इंटेलेक्ट से। तो इंटेलेक्ट प्रोजेक्ट तो हो रहा है आपके आसपास की दुनिया पर इंटेलेक्ट तो आफ्टर ऑल फिर इंटेलेक्ट ही है ना, उसकी तो अपनी लिमिट्स हैं। तो आप अपने ऊपर कितना भी सेल्फ रिफ्लेक्शन ले जाओ, ज्यादा इंटेलेक्चुअल होना आपको डिसोसिएट करता है, अलग कर देता है, और ये और मुश्किल बना देता है अपने बॉडी इमोशंस या थॉट्स फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करने में। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखनी जरूरी है। कितना भी आप ब्रह्मांड के बारे में कोई थ्योरी दे दो, उसे विजुलाइज कर लो, आप ब्रह्मांड का एक चित्र अपने मन में बिठा लो, पर आप ब्रह्मांड नहीं बन जाओगे, आप यूनिवर्सल नहीं बन जाओगे। आपने सिर्फ विजुलाइज किया, आपने सिर्फ इंटेलेक्चुअली उसको इमेजिन किया, पर इस इमेजिनेशन की भी अपनी लिमिट्स हैं, और ये लिमिट्स डिसाइड होती हैं कि आप कितना जानते हो आपकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। तो जो आप जानते हो उसी हिसाब से इमेजिन कर रहे हो और उसी हिसाब से एक पिक्चर बिठा रहे हो, पर फिर भी वो जो रियल ब्रह्मांड है वो आपकी इमेजिनेशन से परे है, उसको आप कैप्चर नहीं कर सकते, पूरा उसका पिक्चर ले ही नहीं सकते आप। उसी तरह जब आप शरीर के बारे में भी, मन के बारे में भी एनालाइज करते हो, आप छोटा मोटा पिक्चर ले सकते हो, पर एक्चुअल का जो फर्क है ना वो आपको लाना होगा। इसीलिए आपको अपने इंटेलेक्ट को साइड में रख के अपने बॉडी, ब्रेन, माइंड के जो तरीके हैं काम करने के, जो बेसिक से मेंटल हेल्थ के सिद्धांत हैं, उन पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर आप मेंटल हेल्थ अच्छा कर पाओगे। आप कितने भी बड़े इंटेलेक्चुअल हो जाओ, आपके शरीर का काम करने का तरीका तो वैसे ही रहेगा, भूख भी वैसे ही लगेगी, नींद भी वैसे ही आएगी, आपका दिल भी वैसे ही धड़केगा, लंग्स में जो आपका जो गैशियस एक्सचेंज है वो भी वैसे ही काम करेगा, ब्लड फ्लो भी वैसे ही चलेगा, ब्रेन भी वैसे ही काम करेगा। तो जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ के मामले में सारे प्रिंसिपल सिद्धांत वैसे ही काम करेंगे, हेल्थ को बिगाड़ने और हेल्थ को बनाने वाले प्रोसेसेस भी वैसे ही काम करेंगे, वैसे ही आपके मेंटल हेल्थ के काम करने का तरीका भी एक जैसा रहेगा, जैसे किसी आम इंसान का रहता है, जैसे किसी नॉन इंटेलेक्चुअल का होता है। तो कई मायनों में आप एक नॉन इंटेलेक्चुअल से अलग नहीं हो, और जहां एक जैसे हो, जो कि आपकी फिजिकल, मेंटल, जो भी आपकी हेल्थ के एरियाज हैं वो सारे सेम हैं, यहां पर टेक्निक्स भी सेम ही काम करेंगी। तो इंटेलेक्चुअली आप कैसे भी सोच लो, वो बस आपका सोचने का, चीजों को देखने का तरीका है, बस वो एक आपका एक प्रोसेसिंग स्टाइल डिफरेंट है। प्रोसेसिंग स्टाइल मतलब कि जानकारी कैसे जुटाई जा रही है। एक व्यक्ति जानकारी लेगा, उस पर बिलीव कर लेगा, आप जानकारी लोगे, उसको एनालाइज कर दोगे, बस इतना ही फर्क है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का फर्क आपके मेंटल हेल्थ के काम करने के तरीकों को बदल नहीं देगा, हाँ वो हेल्प कर सकता है। इंटेलेक्चुअल लोग कई चीजें ज्यादा जल्दी कर सकते हैं मेंटल हेल्थ के एरिया में, मतलब अपना मेंटल हेल्थ बेहतर करने के लिए, जो कि एक नॉन इंटेलेक्चुअल व्यक्ति के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। बहुत से लोग दवाइयों पर शायद इसीलिए डिपेंडेंट हैं क्योंकि वो बहुत इंटेलेक्चुअली अपने को समझ नहीं पाते, उतनी अवेयरनेस नहीं ला पाते। तो इंटेलेक्चुअल होने के फायदे हैं, ये मैं आगे किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा, पर यहां पर मैं बात करना चाहता हूं कि कैसे आपका इंटेलेक्ट आपके अच्छे मेंटल हेल्थ में एक बैरियर बन रहा है। तो जैसे ब्रह्मांड के काम करने के तरीके बदल नहीं जाएंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने टेलीस्कोप से दूर ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को जान लिया, वैसे ही अगर आप अपने इंटेलेक्ट से अपने शरीर के काम करने के तरीके को जान भी लो तो शरीर के काम करने का तरीका बदल नहीं जाएगा। इसीलिए आपको तालमेल बनाना होगा अपने बॉडी, ब्रेन, इमोशंस के मैकेनिज्म, उनके स्टाइल के साथ, तभी आप मेंटल हेल्थ अच्छी कर पाओगे। तो ऐसे कई सारे पर्सपेक्टिव्स हैं जो दिए जा सकते हैं, थोड़ा इस तरह से टटोलो खुद को, इस तरह के पर्सपेक्टिव लाओ कि क्यों आपके लिए मेंटल हेल्थ पर काम करने के लिए वही सिद्धांत, टेक्निक्स काम करेंगे जैसे कि किसी दूसरे मीडियोकर बुद्धि के इंसान पर काम करते हैं। एक इंटेलेक्चुअल अक्सर अपने मेंटल हेल्थ पर काम करने से इसलिए भी बचता है क्योंकि वो जब से बच्चा होने से बड़ा होता है तो आसपास के लोग उसे बड़े टेंशन में, वरीज में, परेशान से दिखाई पड़ेंगे। क्लास में ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ने में अच्छे नहीं है, फिर कलीग्स में भी ऐसे लोग दिखाई पड़ेंगे जो अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं, तो लगेगा अरे यार ये मीडियोकर माइंडेड लोग, इनको तो पता नहीं क्या छोटी छोटी चीज़ें परेशान कर देती हैं, मैं तो इनको चुटकी में समझ जाता हूँ, संभाल लेता हूँ, इनको हैंडल कर सकता हूँ। और कई लोग कर भी लेते हैं, कई लोग कहते हैं दूसरों की काउंसलिंग हो जाती है, अपनी नहीं हो पाती। और ये इंटेलेक्चुअल्स का एक्चुअल डिलेमा है, परेशानी है, दूसरों के साथ बड़ा ज्ञान बांटेंगे, अपने पर वो ज्ञान काम नहीं कर पाता। तो ये सारे ट्रैप्स को समझें, देखें, बड़ा कुछ है इसमें बात करने का, ये एक पूरा एक अलग ही डोमेन है, इसमें अलग ही टाइप के लोगों की अलग ही टाइप की डिस्कशन है, इस पर काफी चर्चा आगे कभी करूंगा। बस यहां पर कुछ बेसिक चीजें बताने की कोशिश की, इस टाइप का ये पहला वीडियो है, क्योंकि मेंटल हेल्थ ना एक बहुत बहुत बड़ा डोमेन है, बहुत बड़ी फील्ड है,
इतने छोटे छोटे पहलुओं पर इसमें बात की जा सकती है, इतने छोटे छोटे पहलुओं पर इस पर प्रकाश डाला जा सकता है कि जितना हम चर्चा करेंगे उतना कम है। और जितने जितने ये उलझे हुए धागे खुलते जाएंगे उतनी क्लैरिटी आएगी और उतना रास्ता आसान होगा हमारा मेंटल हेल्थ को अचीव करने का। तो चलिए इस डिस्कशन को यहीं खत्म करते हैं। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है, आगे इस पर फिर से चर्चा होगी। धन्यवाद।